90 के दशक की शुरुआत थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के दफ्तर में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। कानून मंत्री मौजूद थे और उनके सामने बैठे थे मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन। सरकार और चुनाव आयोग के बीच तनाव बढ़ रहा था। मंत्री ने शेषन से कहा कि शेषन साहब, आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट कोऑपरेटिंग। शेषन ने प्रधानमंत्री की तरफ देखे बिना मंत्री से कहा, मिस्टर मिनिस्टर, आई रिप्रेजेंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। I am not a cooperative society. मिस्टर मिनिस्टर, मैं भारत के चुनाव आयोग से हूं, मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चला रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री भी चुप रहे। भरी मीटिंग में मंत्री को संविधान के दायरे याद दिला दिए थे, वो भी एक बाबू ने। भारत में सरकारी अफसरों के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बाबू। बाबू यानी एक ऐसा इंसान जो नियमों की मोटी मोटी किताबों के हिसाब से चलता है, सत्ता के इशारों को समझता है और सिस्टम को चलाने के लिए एक शांत और आज्ञाकारी कड़ी बना रहता है। टीएन शेषन भी एक ऐसे ही बाबू थे। आईएएस टॉपर थे जो भारतीय अफसरशाही के सबसे ऊंचे पद कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचे थे। एक ऐसा ऑफिसर जिसने कभी राजीव गांधी के मुंह से ये कहते हुए बिस्किट छीन लिया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पहले आती है, लेकिन फिर 1990 में उन्हें एक ऐसी कुर्सी मिली जिसे उस जमाने में एक रिटायरमेंट पोस्टिंग माना जाता था, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद। लेकिन उस कुर्सी पर बैठते ही इस बाबू का अवतार बदल गया। खुलेआम कहने लगे, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, उसे एक शख्स ने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक को चुनौती दी। उसने उन कानूनों को लागू करना शुरू कर दिया जिन्हें नेता भूल गए थे। नतीजा, बंगाल के सीएम ने उसे पागल कुत्ता कहा तो दिल्ली के गलियारों में लोग उसे अल्सेशियन बुलाने लगे और आम जनता ने उसके नाम के फैन क्लब्स बनाए। ये कहानी सिर्फ एक अक्खड़ और ईमानदार अफसर की नहीं है, ये कहानी है उस विरोधाभास की कि कैसे सिस्टम का बनाया एक बाबू ही सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कैसे एक आदमी जिसे सरकार ने अपने काम में हाथ बटाने के लिए भेजा था, उसी ने सरकार के हाथ पैर बांध दिए। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे कहानी टीएन शेषन की। कहानी शुरू होती है 60 के दशक की शुरुआत से। साल था 1962। एक युवा आईएएस अफसर टीएन शेषन मद्रास के डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट बने। एक दिन कुछ बस ड्राइवर्स ने उन्हें घेर लिया और ताना मारा कि सर, आप एसी कमरे में बैठकर हमारी तकलीफें कैसे समझ लेंगे? आप क्या जानते हैं कि बस का इंजन कैसे काम करता है? कभी बस चलाएंगे तब तो पता चलेगा। उस दिन के बाद शेषन ऑफिस के बाद घर नहीं, बस वर्कशॉप जाने लगे। उन्होंने मैकेनिक से दोस्ती की, उनके साथ बैठकर बस का इंजन खोलना सीखा, उसे फिर से जोड़ना सीखा और फिर ड्राइविंग भी सीख ली। उन्हीं दिनों का एक और किस्सा। एक रोज शेषन कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक सरकारी बस का ड्राइवर बड़े खतरनाक तरीके से बस चला रहा है। अब यात्रियों की जान खतरे में लगी शेषन को। उन्होंने अपनी कार से बस को ओवरटेक किया, रुकवाया, ड्राइवर को नीचे उतारा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे। मद्रास के ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर ने यात्रियों से भरी बस को खुद 80 किलोमीटर तक चलाया और डिपो पहुंचाया। शेषन का यह सख्त रवैया सिर्फ सड़क पर नहीं, ऑफिस में भी दिखता था और इसकी वजह से उन्हें कई बार सत्ता से सीधे टकराना पड़ा। ऐसा ही एक किस्सा है मद्रास में उनकी डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्टिंग का। शेषन के एक बॉस थे जो मुख्यमंत्री के कामराज के बड़े करीबी थे, पॉलिटिकली काफ़ी कनेक्टेड थे। वो शेषन पर अपने हिसाब से काम करने का प्रेशर बनाते थे, लेकिन शेषन को ये बात जमी नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया और नतीजा ये हुआ कि शेषन का एक दिन में 7 बार ट्रांसफर किया गया। सुबह वो जिस कुर्सी पर बैठते, घंटे भर में उनके हाथ में नया ट्रांसफर ऑर्डर आता। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उनको घुमाया जाता रहा। शेषन के करियर में अगला पड़ाव था मदुरई। 1965 में उन्हें मदुरई का डीएम बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यहां उनका सामना हुआ कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला को कोडाईकनाल में नजरबंद रखा गया था और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी कलेक्टर शेषन पर थी। अब्दुल्ला पर पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ाने के इल्ज़ाम थे तब, इसलिए उन दिनों उनकी कोई भी चिट्ठी, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस बाहर नहीं भेजी जाती थी। पहले चिट्ठी पढ़ते थे कलेक्टर। एक दिन शेख अब्दुल्ला ने एक लिफाफा शेषन को दिया और उस पर पता लिखा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के नाम खत कलेक्टर नहीं पढ़ेगा। ऐसा सोचकर अब्दुल्ला ने शेषन से कहा कि यंग मैन, अब क्या इसे भी खोलने की हिम्मत करोगे? अब्दुल्ला को लगा था कि राष्ट्रपति का नाम देखकर 2 साल पुराना कलेक्टर डरेगा, लेकिन लिफाफा उठाया शेषन ने और कहा
कि सर रूल तो रूल है, मैं इसे आपके सामने खोलूंगा और आपके सामने पढ़ूंगा, इसके लिफाफे पर क्या लिखा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो रूल का पालन हुआ और चिट्ठी पढ़ी गई। नियमों को लेकर शेषन कितने सख्त है, इसका एक और मजेदार किस्सा है। कोडाईकनाल में ही, जहां शेख अब्दुल्ला नजरबंद थे, एक बड़ा मशहूर होटल था लाफिंग वाटर्स। इसकी मालकिन होती थी एक अंग्रेज महिला, मिसेस हेनरी उनको बोलते थे। अब्दुल्ला अक्सर इस होटल में जाते थे कि सरकार की नज़रों से दूर वो कुछ लोगों से मिल सकें। अब शेषन को जब पता चला तो उन्होंने ओनर को, मिसेस हेनरी को चेतावनी दी कि ये रोकिए। मिसेस हेनरी ने भाव नहीं दिया। आखिर में शेषन ने फिर दूसरा रास्ता निकाला। अगले कुछ दिनों में उस होटल में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी अचानक पानी की मेन लाइन फट जाती, जब तक उसे ठीक करते तब तक बिजली का फ्यूज उड़ जाता, जब सब कुछ ठीक होता तो फोन लाइन डेड हो जाती। मिसेस हेनरी को मालूम था कि ये सब कौन कर रहा है और आखिरकार उन्होंने फिर हार मानी। शेषन इसके बाद पहुंचे कैपिटल दिल्ली और वो साल था 1972। यहाँ उनके करियर में एक बड़ा तूफान आया। अपनी आत्मकथा थ्रू द ब्रोकन ग्लास में शेषन ने इस घटना का जिक्र किया है। उनके बॉस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन होमी सेठना थे, जो विक्रम साराभाई के निधन के बाद कमीशन के प्रमुख बने थे। होमी सेठना से शेषन के गहरे मतभेद थे। शेषन के मुताबिक चूंकि वो साराभाई के करीबी थे, इसलिए सेठना ने उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में उनके खिलाफ टिप्पणी कर दी कि ये एक्स बॉस का है आदमी करीबी, तो बिगाड़ो करियर। लिखा कि ये अग्रेसिव हैं और अपने से नीचे काम करने वालों को धमकाते हैं, ही इज अ बुली। अब ये एक लाइन किसी भी अफसर का करियर तबाह कर सकती थी, लेकिन शेषन चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए सीधे कैबिनेट सचिव को एक लंबा खत लिखा। मामला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक गया। शेषन अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। इंदिरा ने पूछा कि क्या आप एग्रेसिव हो? शेषन ने कहा कि अगर मुझे कोई काम दिया जाता है तो मैं उसे एग्रेसिवली ही पूरा करता हूं। बकौल शेषन, इंदिरा गांधी उनकी बेबाकी से प्रभावित हुई और उनकी रिपोर्ट से वो कमेंट हटाया गया। दिल्ली के बाद फिर वो तमिलनाडु लौटे। इस बार उनका सामना हुआ मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन से। एमजीआर एक बहुत बड़े एक्टर थे और इसीलिए एक बहुत ताकतवर लीडर बने, सीएम भी हुए। शेषन उस समय इंडस्ट्री सेक्रेटरी थे। एमजीआर चाहते थे कि शेषन एक कंपनी की फाइल पर उनके हिसाब से एक नोटिंग लिख दें। शेषन ने फाइल देखी, उन्हें लगा कि ये डील सरकार के लिए नुकसान का सौदा होगा और इसीलिए उन्होंने एमजीआर को कर दिया इनकार कि मैं ये नोटिंग नहीं लिखूंगा। एमजीआर को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और हुक्म दिया कि शेषन को नीचे लेके आओ। अब सोचिए चीफ सेक्रेटरी ने क्या किया। ब्यूरोक्रेट्स बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि सीएम का हुक्म का पालन भी कैसे करना है और इस तरह से कैसे पालन करना है कि ज़्यादा नुकसान भी ना हो। शेषन का ऑफिस सचिवालय की 9th फ्लोर पर था। उन्हें वहां से ट्रांसफर करके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बना दिया गया, जिसका ऑफिस 1st फ्लोर पर था। इस तरह एमजीआर के आदेश का पालन हो गया और शेषन सचमुच नीचे आ गए। टाइम आगे बढ़ा, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। शेषन को राजनेताओं से टक्कर लेने के लिए ज़्यादातर जाना जाता है, लेकिन राजीव गांधी से उनकी खूब पटती भी थी। 1985 से 1988 के बीच शेषन कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव रहे, रक्षा सचिव भी रहे। जब वो रक्षा सचिव थे तब का एक किस्सा है। 1987 की बात है। इंडिपेंडेंस डे पर एक फ्रीडम रन आयोजित की गई, विजय चौक से इंडिया गेट तक के। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी इसमें हिस्सा लिया और प्राइम मिनिस्टर ने दौड़ना चालू किया। अचानक से एक एम्बेसडर कार तेजी से आई और उनके आगे आकर रुकी। उसमें से टीएन शेषन उतरे और बोले कि सर प्लीज़ आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा। राजीव नाराज़ हुए। उन्होंने कहा शेषन कि मैं बस दौड़ रहा हूँ यार यहाँ से वहाँ तक। शेषन ने जवाब दिया कि सर देश का प्रधानमंत्री दौड़ सके इसके लिए कुछ लोगों को हर पल सीधे खड़े रहना पड़ता है। इसके बाद राजीव गांधी को गाड़ी में बैठना ही पड़ा। एक और किस्सा है। एक रोज शेषन किसी मीटिंग के दौरान राजीव गांधी के साथ थे। राजीव ने सामने रखी प्लेट से एक बिस्किट उठाया और बिस्किट वो खाने वाले थे कि अचानक एक हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उस हाथ ने प्राइम मिनिस्टर के हाथ से बिस्किट ले लिया। ये हाथ था टीएन शेषन का। शेषन ने कहा कि सॉरी सर, लेकिन ये बिस्किट अभी तक फूड टेस्टर्स ने जांचा नहीं है, आप नहीं खा सकते। मार्च 1989 में शेषन अपने करियर के पीक पर पहुंचे जब उन्हें हिंदुस्तान का कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया। सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट इंडिया में इसी पद पर बैठता है। तो शेषन अर्श पर थे, लेकिन 8 महीने बाद सरकार बदल गई। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और शेषन को पद से हटाने का फैसला हुआ। शेषन को किनारे लगाया गया। लगा कि शेषन का चैप्टर अब क्लोज हो जाएगा, लेकिन शेषन एक बार फिर मुख्य भूमिका में लौटे और ये नई भूमिका जल्द ही दिल्ली के सियासी मौसम को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
साल 1990 दिल्ली का मौसम तब तक बहुत बदल गया था। वीपी सिंह की सरकार भी गिर गई थी, चंद्रशेखर देश के नए प्राइम मिनिस्टर थे। और टीएन शेषन का क्या हुआ? वो योजना आयोग में अपना वनवास काट रहे थे, प्लानिंग कमीशन में बैठा दिया, एक ऐसा दफ्तर जिसे नौकरशाही में उस जमाने में सजा वाली पोस्टिंग माना जाता था, पनिशमेंट पोस्टिंग, या इसको कहते हैं लूप लाइन पे डाल दिया। शेषन को लग रहा था कि उनका शानदार करियर अब एक शांत अंत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। दिसंबर की एक सर्द रात घड़ी में 1 बज रहा था जब शेषन के पंडारा रोड वाले घर के बाहर एक सफेद एम्बेसडर आई। गाड़ी से उतरे केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी, अपनी पत्नी रुखसाना के साथ आए थे। वो स्वामी और शेषन का रिश्ता बहुत पुराना था। 60 के दशक में जब शेषन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब स्वामी उनके टीचर होते थे, हालांकि उम्र में वो छोटे थे। स्वामी को जब भी दक्षिण भारतीय खाने की तलब लगती थी वो सीधे शेषन के फ्लैट पर जाते दही चावल और अचार खाने। लेकिन उस रात स्वामी दही चावल खाने नहीं आए थे, वो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दूत बनकर आए थे। आते ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का संदेश दिया कि क्या आप भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनना पसंद करेंगे। शेषन बहुत एक्साइटेड नहीं थे। कुछ दिन पहले कैबिनेट सचिव विनोद पांडे भी यही ऑफर दे चुके थे और शेषन ने मजाक में कहा था कि विनोद तुम पागल हो गए हो क्या। लेकिन इस बार बात गंभीर थी। शेषन ने सोचने के लिए अगली शाम 6 बजे तक का वक्त मांगा, क्योंकि उनके अजीज दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी ऑफर लेके आए थे। सलाह मशवरे का दौर शुरू हुआ। उसी रात करीब 2:30 बजे शेषन 10 जनपद पर थे। विपक्ष के नेता राजीव गांधी से मिले। राजीव उन्हें अच्छी तरह जानते थे और शेषन को देखते ही उन्होंने आवाज़ लगाई कि द फैट फेलो इज हियर, विल यू गिव अस सम चॉकलेट्स। यानी मोटा आदमी आ गया, क्या हमें कुछ चॉकलेट मिलेंगी? चॉकलेट दोनों की कमजोरी थी, शेषन और राजीव गांधी। शेषन ने उन्हें फिर पूरी बात बताई। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें काम करना चाहिए, लेकिन वो दाढ़ी वाला चंद्रशेखर तुम्हें नियुक्त करने के अपने फैसले पर पछताएगा बहुत। अगली सुबह शेषन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण के पास पहुंचे। उनकी सलाह भी राजीव जैसी ही थी कि अगर कोई और रास्ता न हो तभी ये पद लेना। अब दो बहुत बड़े नेताओं ने आगाह किया था एक तरह से कि कॉन्फ्लिक्ट रहेगा इसमें। शेषन का मन उलझन में आ गया। उन्होंने आखिरी दरवाज़ा खटखटाया कांची के शंकराचार्य का। एक दोस्त के जरिए संदेश भेजा गया और वहाँ से फिर जवाब आया कि ये एक बहुत सम्मानजनक पद है, आपको इसे ले लेना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद मिला तो शेषन ने फिर शाम 6 बजे से पहले ही स्वामी को फ़ोन किया, सुब्रमण्यम स्वामी को, और अपनी हाँ कह दी। 10 दिसंबर 1990 को इसी तरह आदेश एक जारी हुआ कि टीएन शेषन हिंदुस्तान के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। सरकार ने खाली पद भरा। नेताओं ने सोचा कि एक और यस मैन हमको मिल गया है, रिटायर ही होना था, ऑब्लाइज भी कर दिया। अंदाज़ा नहीं था इन लोगों को कि उन्होंने गलती से बारूद के ढेर पर चिंगारी रख दी है। टीएन शेषन ने भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाल लिया, लेकिन जिस संस्था के वो मुखिया बने थे उसकी हालत क्या थी? शेषन ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि चुनाव आयोग की हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके एक पूर्ववर्ती को एक किताब खरीदने के लिए सरकार से 30 रुपए के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ती थी। चुनाव आयोग सरकार की एक छोटी मोटी ब्रांच बनकर रह गया था। शेषन इसे बदलना चाहते थे, बदलने वाले भी थे, और शुरुआत पहले दिन से की। जब शेषन पहली बार निर्वाचन सदन में अपने दफ्तर में घुसे तो उन्होंने चारों तरफ देखा तो दीवारों पर उन्हें देवी देवताओं की तस्वीरें और कैलेंडर नजर आए। खुद शेषन बहुत धार्मिक इंसान थे, हर रोज पूजा पाठ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और पहला आदेश यही दिया कि ये सारी तस्वीरें और कैलेंडर्स यहाँ से हटेंगे। सेक्रेटरी हैरान, क्या बोल रहे हैं साहब? शेषन ने समझाया कि चुनाव आयोग का कोई धर्म नहीं होता, एकमात्र धर्म है भारत का संविधान। दूसरा संदेश कुछ ही दिनों बाद आया। शेषन की नज़र चुनाव आयोग के ऑफिशियल लेटर हेड्स पर पड़ी, जिन पर उस जमाने में लिखा होता था इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शेषन ने तुरंत हुक्म दिया कि इन लिफाफों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हटाओ। बाद में प्रसार भारती को दिए एक इंटरव्यू में शेषन ने कहा कि मैं भारत सरकार का नहीं, भारत का इलेक्शन कमिश्नर हूँ। शेषन के इन कदमों के बाद दिल्ली में एक ही चर्चा थी कि ये नया ईसीआई चाहता क्या है। पत्रकारों ने उनके सख्त रवैये पर सवाल उठाए। एक पत्रकार ने पूछा कि आप हर समय चाबुक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? शेषन ने जवाब दिया कि मैं वही कर रहा हूं जो कानून मुझे करने को कहता है। अगर आप कानून नहीं पसंद करते तो आप उसको बदलो। जल्द ही शेषन की छवि एक बेखौफ, अड़ियल और किसी के न सुनने वाले अफसर की बन गई। इन्हीं दिनों उनका एक जुमला भी मशहूर हुआ, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैं नेताओं को तो नाश्ते में खा लेता हूँ। ये अब बातें नहीं थी, सिर्फ बोल के ही सब कुछ नहीं होता है, काम से पता चलता है। सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब उनकी सीधी टक्कर कानून मंत्रालय से हुई, जिसका एक क्लोज रिलेशनशिप है चुनाव आयोग से।
तत्कालीन विधि राज्य मंत्री रंगराजन कुमारमंगलम ने इटावा उपचुनाव को टालने के लिए शेषन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। मैसेज भेजा होगा, हिंट किया होगा। शेषन ने सीधा फोन लगाया प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को और उन्हें कहा कि सर, आपके मंत्री ने मेरे काम में दखल दिया है, ये असंवैधानिक है। मैं चाहता हूं कि आपकी मिनिस्ट्री इसके लिए अपोलोजाइज करे रिटर्न में। प्रधानमंत्री दफ्तर में हड़कंप मच गया। एक अफसर मंत्री से माफ़ी मंगवाना चाहता था और खुद फ़ोन भी कर रहा था, लेकिन शेषन अपनी बात से डिगे नहीं। उसी दिन विधि मंत्रालय के एक जॉइंट सेक्रेटरी को विधि सचिव की तरफ से एक चिट्ठी लेकर निर्वाचन सदन आना पड़ा इन पर्सन, और चिट्ठी में चुनाव आयोग के काम में दखल देने के लिए खेद जताया गया था। ये एक अभूतपूर्व घटना थी। दिल्ली भर को संदेश मिल गया था कि ये बाबू किसी से डरने वाला आदमी तो नहीं है। अब उनका ये सख्त रवैया सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए ही नहीं था, ऑफिसर्स को भी नहीं बख्शते थे। आईएएस अधिकारियों को उन्होंने पॉलिश्ड कॉल गर्ल्स तक कह दिया था, क्योंकि वो नेताओं और मंत्रियों के सामने झुक जाते थे। एक बार उन्हें मसूरी की आईएएस अकेडमी में नए ऑफिसर्स को संबोधित करने के लिए बुलाया गया। पोडियम पर गए, सामने देश के भविष्य के कलेक्टर्स और सचिव बैठे हुए थे। शेषन ने अपना भाषण एक लाइन से शुरू किया। क्या लाइन थी? कि तुम लोगों से ज़्यादा तो एक पान वाला कमाता है। शेषन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर आप लोग इस सर्विस में पैसा कमाने आए हैं तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपकी असली कमाई पैसा नहीं है, आपकी असली कमाई है ताकत, जो आपको देश का संविधान देता है। ये बेबाकी अकेडमी के प्रशासन को इतनी नागवार गुजरी कि उसके बाद उन्हें दोबारा कभी मसूरी नहीं बुलाया गया लेक्चर देने के लिए। इलेक्शन कमिश्नर बनने के कुछ समय में शेषन ने अपनी जमीन तैयार की। सबको बता दिया कि खेल के नियम बदल गए हैं। अब वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे थे जो भारत में चुनावों का चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शेषन ने अपनी ताकत और इरादे तो साफ कर दिए थे, लेकिन अब वक्त था असली लड़ाई का, और ये लड़ाई थी चुनाव में पैसे, बाहुबल और फर्जीवाड़े के खिलाफ। उनका पहला हथियार था वोटर आईडी कार्ड। उस दौर में फर्जी वोटिंग, जिसे बोगस वोटिंग कहते थे, आम बात थी। एक ही आदमी 10 जगह वोट डालकर आता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी। शेषन ने इसका एक ही राज निकाला कि जो वोटर आईडी कार्ड होगा उस पर फोटो भी लगी होगी। ऐलान होते ही देश की राजनीति में भूचाल आ गया। हर पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया, तर्क दिया कि भारत जैसे गरीब देश में बहुत खर्चीला काम है, आपको करोड़ों पिक्चर्स खींचनी है, हो ही नहीं सकता। पश्चिम बंगाल की ज्योति बसु सरकार ने इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया था, लेकिन शेषन डटे रहे। उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी किया कि अगर 31 दिसंबर 1994 तक वोटर आईडी कार्ड्स नहीं बनते हैं तो 1 जनवरी 1995 के बाद भारत में कोई चुनाव ही नहीं होने दूंगा। अभूतपूर्व घोषणा थी। एक अफसर देश की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने की धमकी दे रहा था, लेकिन ये तो सिर्फ एक मोर्चा था। शेषन को पता था कि असली दिक्कत कहीं और है। सरकारें चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दे रही थी, देना चाहती नहीं थी। निष्पक्ष चुनाव के लिए न तो पूरी सुरक्षा मिल पाती थी और न ही स्वतंत्र स्टाफ होता था। 2 अगस्त 1993 आता है। शेषन ने देश में होने वाली सभी चुनावों और उपचुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। कहा कि जब तक सरकार चुनाव आयोग को उसकी संवैधानिक ताकत और इंडिपेंडेंट स्टाफ नहीं देगी, तब तक एक वोट नहीं पड़ेगा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और चुनाव आयोग के पास वो ताकतें आई जो शेषन के बाद के दिनों में उसकी पहचान बनी। मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए शेषन अपने कठोर फैसलों के लिए इसी तरह जाने गए। 1993 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद पर इल्ज़ाम लगा कि अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया उन्होंने। ये रूल्स का उल्लंघन था। मामला शेषन तक पहुंचा। उन्होंने जांच की और राज्यपाल को दोषी पाया, और शेषन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि या तो राज्यपाल इस्तीफा दें या उस राज्य का चुनाव ही रद्द कर दिया जाएगा। अंत में राज्यपाल गुलशेर अहमद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब शेषन ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव स्थगित करवाए तो इसका नतीजा तो ये हो गया कि कद्दावर नेता और बाद में भारत के जो राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हो गई और उन्हें केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। इस बात से बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु इतने नाराज हुए कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर शेषन को मैड डॉग कहा था। शेषन के काम करने का तरीका सबसे ज्यादा दिखा बिहार में। 90 के दशक में बिहार में चुनाव का मतलब था हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, धांधली। 1995 में विधानसभा चुनाव होने थे। शेषन ने बिहार को अपनी प्रयोगशाला बनाया। उन्होंने चुनाव की तारीख 1 नहीं 4 बार बदली ताकि सुरक्षा बलों की तैनाती ठीक से हो सके। उन्होंने बिहार के इतिहास में पहली बार चुनाव 4 चरणों में कराया, उस समय तक बिहार का सबसे लंबा चुनाव। फिर बिहार अकेला एग्जाम्पल भी नहीं, और भी एग्जाम्पल हैं। 1993 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, मऊ जिले की घोसी सीट। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता थे कल्पनाथ राय, भाषण दे रहे थे। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत शाम 5 बजे से
प्रचार बंद होना था। डोर टू डोर कर सकते हैं, लेकिन आपका रैलियों वाला प्रचार बंद होना था शाम 5 बजे। मंत्री जी ने 5 बजे के बाद भी भाषण देना जारी रखा। ये खबर पहुंच गई शेषन तक। शेषन ने तुरंत वहां डीएम को फोन मिलाया और भाषण रुकवाने को कहा। कुछ मिनट बाद शेषन ने दोबारा फोन किया कि भाषण रुका, मैंने कहा था आपसे। जिलाधिकारी ने बहाना बनाया कि सर ट्राई कर रहे हैं, बहुत क्राउड है यहाँ। शेषन समझ गए कि डीएम डर रहा है। वो तुरंत फोन पर गरजे कि अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो अभी मैं सेंट्रल फोर्स भेजूंगा, वो तुम्हें और मंत्री जी दोनों को मंच से उठाकर नीचे फेंक देंगी। आगे उन्होंने कहा कि और ये भी सुनो कि अगर मेरा आदेश नहीं माना गया तो मैं इस पूरी सीट का चुनाव ही रद्द कर दूंगा और तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, वो अलग से। अब डीएम के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो स्थानीय पुलिस बल के साथ मंच की तरफ भागा और बीच भाषण में अधिकारियों ने कल्पनाथ राय के हाथ से माइक छीना और बंद कर दिया। पूरे देश में खबर आग की तरह फैली। इतिहास में पहली बार आचार संहिता तोड़ने के लिए किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई थी पब्लिक में। शेषन ने एक लकीर खींच दी कि नियम हर किसी के लिए है, चाहे आम आदमी हो, अफसर हो या केंद्र सरकार का मंत्री क्यों ना हो। शेषन की यह सख्ती सिर्फ नेताओं पर नहीं थी, हमने पहले भी बताया कि अधिकारियों पर भी बरसते थे। 1993 के उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान उनकी सख्ती को देखते हुए एक रिटर्निंग ऑफिसर ने टिप्पणी कर दी थी कि वी आर एट द मर्सी ऑफ अ मर्सीलेस मैन, यानी हम एक दयाहीन इंसान की दया पर निर्भर हैं। शेषन के अड़ियल और कठोर रवैये के चलते सरकार की आंखों में चुभते बहुत थे वो। अक्टूबर 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। चुनाव आयोग को 1 मेंबर से 3 मेंबर का बना दिया गया। एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को नए चुनाव आयोग के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि चुनाव आयोग पर वर्कलोड बहुत है, इसलिए 1 नहीं 3 होंगे। तो इस तरह टीएन शेषन का वर्कलोड कम करने के नाम पर 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई। पत्रकारों ने सरकार के इस तर्क के बाबत टीएन शेषन से सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे काम का बोझ क्या है, मैं तो बस सुबह 10 मिनट और शाम 3 मिनट काम करता हूँ, बाकी वक्त तो क्रॉसवर्ड हल करता हूँ। शेषन और इन 2 नए आयुक्तों के बीच में कभी नहीं बनी। एक बार जब शेषन को फौरन जाना था तो उन्होंने अपना चार्ज इनमें से 2 को देने के बजाय एक जूनियर उपचुनाव आयुक्त डीएस बग्गा को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और अदालत ने अंत में 3 सदस्यीय आयोग को मान्यता दे ही दी। सरकार ने शेषन के पर कतर दिए, लेकिन तब तक शेषन अपना काम कर चुके थे। उन्होंने एक सोई हुई संस्था को जगाकर देश की सबसे ताकतवर संस्था बना दिया था। टीएन शेषन 1990 से 1996 तक पूरे 6 साल तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। आज़ाद भारत के इतिहास में वो पहले सीईसी थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 1996 में उन्हें प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिटायरमेंट के बाद खुद भी चुनावी मैदान में उतरे। 1997 में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें के.आर. नारायणन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 2 साल बाद 1999 में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गांधीनगर से, और जिनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी। नतीजा हालांकि वही रहा, शेषन ये चुनाव भी हारे। इसके बाद वो सार्वजनिक जीवन से धीरे धीरे दूर होते गए। 10 नवंबर 2019 को चेन्नई में अपने घर पर टीएन शेषन का निधन हुआ और तब वो 86 वर्ष के थे। उनके निधन पर एक और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा ने कहा कि 60 के दशक से लेकर 80 के दशक तक चुनाव आयोग राम भरोसे चलता था। शेषन पहले सीईसी थे जिन्होंने वास्तव में आदर्श आचार संहिता और कानून के शासन को लागू किया। इसी नोट के साथ अलिफ लैला के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।